कल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 कंप्लीट किया था। अब हम आज पार्ट 2 इसका शुरू कर रहे हैं। कल की क्लास में पार्ट 1 में हमने थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की भूमिका बनाई थी। अब उसमें जो हमने एक हेडिंग पढ़ ली थी वो थी आवेश के गुणधर्म। आज जो हम पढ़ेंगे वो है कूलॉम बल, विद्युत बल रेखा, वैद्युतशीलता व परावैद्युतांक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक टॉपिक जो हम कल पढ़ चुके हैं वो है आवेश के गुणधर्म। इसके बारे में मैं थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, 2 मिनट लेंगे हम इस पर। तो आवेश के गुणधर्म में हमने 5 पॉइंट पढ़े थे। इसमें एक था आवेश एक अदिश राशि है। नंबर 2 आप भी साथ साथ रिपीट करते रहे। नंबर 1 पॉइंट क्या लिखा था हमने, आवेश एक अदिश राशि है। इसके अलावा हमने लिखा था आवेश संरक्षण का नियम, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। फिर एक हमने लिखा था आवेशों की योज्यता का नियम। आवेशों की योज्यता के नियम में था कि किसी भी निकाय का कुल आवेश उसके समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। फिर हमने एक पॉइंट लिखा था कि आवेश एक निरपेक्ष भौतिक राशि है, मतलब कि जब आवेश गतिशील होता है तो उसके परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और एक पॉइंट लिखा था हमने कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, मतलब उसका एक निश्चित न्यूनतम मान होता है, उससे कम मान संभव नहीं है। उस निश्चित न्यूनतम मान को क्वांटा कहते हैं। और आवेश का जो क्वांटा होता है वह एक इलेक्ट्रॉन आवेश या एक प्रोटॉन आवेश के बराबर होता है। तो वो पहला टॉपिक था आवेश के गुणधर्म। अब सेकंड टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम बल। तो कूलॉम बल क्या होता है, हमने कल जो पढ़ा था उसमें थोड़ा सा आपने ये भी सीखा था कि एक आवेश किसी दूसरे आवेश को या तो आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। यही कूलॉम बल है, आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो जब भी कोई आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक आवेश के चारों ओर अपना क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र में यदि कोई दूसरा आवेश आ जाता है तो वह उस पर या तो आकर्षण बल लगाएगा अथवा प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि यदि सामने वाला आवेश इसके जैसे ही नेचर का है, उसी प्रकृति का है, तब तो यह प्रतिकर्षण, अथवा यदि कोई विपरीत प्रकृति का है तो यह उस पर आकर्षण बल लगाएगा। तो यदि Q1 आवेश है, उससे r दूरी पर कोई Q2 आवेश आ गया, ये Q2 आवेश Q1 आवेश से r दूरी पर है और इसके विद्युत क्षेत्र में, इसके एरिया में, तो Q2 क्या करेगा, Q1 पर बल लगाएगा और Q1 Q2 पर, यानी दोनों बल लगाएंगे। ये नहीं Q1 ही Q2 पर लगाएगा, Q2 भी Q1 पर बल लगाएगा। तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल होगा वो होगा कूलॉम बल। और ये जो बल होगा यह F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। जैसा कि हम गुरुत्वाकर्षण बल में कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण बल था दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। यहाँ कूलॉम बल क्या है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी आवेशों की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उनके बीच लगने वाला फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ समानुपाती का मतलब क्या है कि यदि आवेशों की मात्रा ज्यादा हुई तो उनके बीच लगने वाला फोर्स भी ज्यादा होगा, मात्रा कम हुई तो फोर्स कम होगा। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। तो अब इसमें एक लाइन हम क्या लिखेंगे कि यह कूलॉम बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 1। फिर हम कहेंगे कि यह कूलॉम बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल 1/r²। अब यहाँ दूसरी लाइन हमने क्या लिखी है कि यह कूलॉम बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ r का स्क्वायर है यानी दूरी का वर्ग, और r² यहाँ अपॉन में बटा में, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इस व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया यहाँ पर
कि दूरी जितनी ज्यादा होगी बल उतना ही कम होगा। अगर आवेश दूर दूर स्थित है तो उनके बीच लगने वाला बल कम होगा, यदि आवेश पास पास है तो बल ज्यादा होगा। तो पहली लाइन इसमें क्या आ जाएगी कि कूलाम बल F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यानी कूलाम बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। फिर कूलाम बल का मान दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल 1/r²। ये दो समीकरण आई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को संयुक्त रूप से लिखने पर, यानी 1 और 2 को यदि हम एक साथ लिखें, यहाँ लाइन क्या आ जाएगी, समीकरण 1 व 2 को संयुक्त रूप से लिखने पर, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 और Q2 के तो क्या हो गया प्रोपोर्शनल, और r² के क्या हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी व्युत्क्रमानुपाती। अब यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो हमेशा एक नियतांक यानी एक अंक जो नियत हो, जो बदलता नहीं हो, तो एक ऐसा अंक आएगा यहाँ पर, उसे यहाँ पर कूलाम ने K से व्यक्त किया, जिसे नाम दिया कूलाम नियतांक। तो प्रोपोर्शनल हटने पर यहाँ गया कूलाम नियतांक K, फिर Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये क्या K क्या है यहाँ पर कूलाम नियतांक। तो F कूलाम बल, Q1 और Q2 वे दोनों आवेश जिनके बीच बल लग रहा है, और R उनके बीच की दूरी, जिसमें K एक नियतांक है यानी नियत अंक है, तो इसका कोई ना कोई मान होगा जो बदलता नहीं है। तो वह मान है K बराबर 9 × 10⁹। इसका मान है 9 × 10⁹। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो K का यदि हम फॉर्मूला बनाएं, तो K का फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा, F × r² अपॉन में Q1 Q2। देखो K का फॉर्मूला कैसे बनेगा, K को एक साइड में रखते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड में, तो F × r² अपॉन Q1 Q2। तो उस K के फॉर्मूले से ही K का मात्रक बनेगा। तो K के फॉर्मूले से हम K का मात्रक बना रहे हैं, तो F × r² यानी न्यूटन × मीटर²। F की जगह क्या आ गया न्यूटन, r² की जगह मीटर², अपॉन में Q1 Q2। तो Q1 का मात्रक होता है कूलाम, 2 बार है Q, एक बार 1 Q1, दूसरी बार Q2, तो कूलाम × कूलाम यानी कूलाम²। तो ये हो गया K का मात्रक, K बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर² बट्टा कूलाम²। अब ये K नियतांक तो है, लेकिन ये जो वैल्यू हमने लिखी है 9 × 10⁹, ये है केवल निर्वात के लिए, यानी जहाँ कोई माध्यम ना हो, तब ये K का मान। तो यह K नियतांक है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में इसका मान नियत रहेगा, यानी आप केवल पानी में ही अध्ययन कर रहे हैं तो इसका मान जो भी है नियत रहेगा। यदि आप निर्वात में अध्ययन कर रहे हैं, इसका मान जो भी है नियत रहेगा। लेकिन जैसे ही माध्यम बदल जाता है तब इसका मान बदल जाता है, तब यह नियत नहीं रहता है। यानी ये नियतांक है, लेकिन विशेष परिस्थिति, और वो परिस्थिति क्या है, एक विशेष माध्यम तक यह नियतांक है, माध्यम बदलने पर यह बदल जाता है। तो यह इसका मान है 9 × 10⁹। साथ ही इसका एक फॉर्मूला है K = 1/4πε0। 1/4πε0। ये जो ε0 है, इसे कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता। अब ये क्या होती है वैद्युतशीलता, तो आज के टॉपिक में हमारी एक हेडिंग थी वैद्युतशीलता, जो हमने स्टार्टिंग में टॉपिक लिखे थे कि हम क्या पढ़ेंगे, उसमें एक टॉपिक था वैद्युतशीलता। तो अभी हम कुछ देर बाद में देखेंगे कि वैद्युतशीलता क्या होती है। तो ये है निर्वात की वैद्युतशीलता। अब अगर हम यहाँ निर्वात की वैद्युतशीलता रखते हैं
तब तो इस k का मान आता है 9 × 10⁹। अगर हम यहाँ निर्वात की जगह यदि किसी माध्यम की रख दे विद्युतशीलता, तब वह एप्सिलॉन नॉट न रहकर उसको एप्सिलॉन m से व्यक्त किया जाता है। यह एप्सिलॉन बेस में है नॉट, तब तो यह निर्वात के लिए, बेस में m कर दे तो माध्यम के लिए, तो माध्यम की करने पर k चेंज हो जाएगा। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12। अब इसका मात्रक क्या बनेगा, तो देखो ये k बट्टा में बैठा है, तो अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं, क्योंकि हमें पता है कि मात्रक लिखने के लिए हमें चाहिए फॉर्मूला, तो एप्सिलॉन नॉट का खुद का फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो हम एप्सिलॉन नॉट को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, k को इधर लाएंगे, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या बन जाएगा 1/4πk। तो अब ये एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला 1/4πk, तो इससे मात्रक कैसे बनेगा, ऊपर बैठा है 1, कोई मात्रक नहीं, 4π संख्या है, उसका कोई मात्रक नहीं, तो पीछे बचा k, तो k का जो मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम स्क्वायर। तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बनाए तो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला क्या बना था, एप्सिलॉन नॉट बराबर बना 1/4πk। तो यहाँ k का मात्रक लिखेंगे बट्टा में, तो k का मात्रक क्या है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और ऊपर चला गया कूलम स्क्वायर, यानी k का जो मात्रक है उसका उल्टा मात्रक ही किसका होगा एप्सिलॉन नॉट का। उसका मान कितना है 8.85 × 10⁻12 केवल निर्वात के लिए। बाकी ये विद्युतशीलता क्या होती है वो हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये हो गया अपना एक टॉपिक कंप्लीट जिसका नाम है कूलम बल। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि जब भी किसी एक आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लाया जाता है तो वह एक बल का अनुभव करता है, उस बल को ही कूलम बल कहते हैं। इस बल का परिमाण दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। फिर हम पहली समीकरण लिखेंगे F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, समीकरण नंबर 1 हो गई थी। फिर हम अगली लाइन में लिखेंगे कि यह बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल 1/r², वो हो गई समीकरण नंबर 2। फिर समीकरण 1 व 2 को संयुक्त रूप से लिखने पर तो ये यहाँ से आ गया। फिर आगे F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r² प्रोपोर्शनल हटा नियतांक या k एक नियतांक है जिसे कूलम बल नियतांक कहते हैं। इसका मान 9 × 10⁹ और ये इसका हो गया मात्रक। फिर इसके आगे हम लिखेंगे k का एक फॉर्मूला, k बराबर 1/4πε0, जहाँ ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है जिसका मान 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। तो ये एक टॉपिक कंप्लीट हुआ कूलम बल। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं विद्युत बल रेखा। तो विद्युत बल रेखा क्या होती है, कोई भी जो आवेश होता है उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र पाया जाता है। अब इस विद्युत क्षेत्र का अनुभव कैसे किया गया, तो हम इस आवेश के पास में किसी अन्य आवेश को लेके आ रहे थे। वह अन्य आवेश पहले यहाँ पड़ा था, पहला आवेश यहाँ है, दूसरा आवेश स्मॉल q मान लेते हैं हम इसको स्मॉल q को कैपिटल Q की ओर धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। अभी स्मॉल q पर कोई बल नहीं लग रहा है। आप थोड़ा और पास में लेके आए फिर भी बल नहीं लगा, थोड़ा और पास लेके आए फिर भी बल नहीं लगा, थोड़ा और पास लाए और अचानक से स्मॉल q पर बल लग गया। इसका मतलब ये एरिया डेंजर जोन है, मतलब यहाँ पर स्मॉल q को वापस धक्का दिया जा रहा है। तो ये एरिया किसका है, तो ये एरिया है इस कैपिटल Q का। हम उसके एरिया में आ चुके हैं, मतलब एक ऐसा क्षेत्र है इसके पास में जिसमें कोई दूसरा आवेश आएगा तो उस पर बल लगाया जाएगा। ऐसे क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कह रहे हैं। और हमने देखो इसका अनुभव किया है, ये आंखों से दिख नहीं रहा है विद्युत क्षेत्र,
हमने अनुभव कैसे किया कि स्मॉल q आया, उसको धक्का लगा, इसका मतलब ये एरिया, जिस एरिया में स्मॉल q पर बल लगता है उस एरिया को ही हमने कह दिया विद्युत क्षेत्र। यानी ये तो विद्युत क्षेत्र मौजूद है लेकिन इसका कोई वास्तविक स्वरूप है नहीं, हमने माना हुआ है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र है जिसको हमने माना है कि यहाँ एक क्षेत्र है, उसी विद्युत क्षेत्र को हमने कुछ बल रेखाओं से मिलकर बना हुआ माना है और उन बल रेखाओं को ही हमने विद्युत बल रेखा का कि एक ऐसा क्षेत्र जो विद्युत बल रेखाओं से मिलकर बना हो उसको हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र। ये बल रेखाएं आवेश से निकलती है और जहाँ तक जाती है उस क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अब ये बल रेखा है क्या, इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखें? तो देखो, जब हम किसी भी आवेश को लेके आते हैं विद्युत क्षेत्र में, तो जैसे हम एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ किसी अन्य प्लस क्यू को लेकर के आए, तो इसको यदि आप यहाँ रखोगे तो ये इससे दूर भागेगा, तो ये इससे दूर भागेगा तो किसी न किसी पथ पर चलेगा। हमने फिर क्या किया कि एक प्लस एक चार्ज लिया, यानी एकांक धनावेश आवेश लिया, उसको विद्युत क्षेत्र में रखा और वह जिस पथ पर दौड़ता हुआ गया उस पथ को ही हमने कह दिया विद्युत बल रेखा। तो जब भी हमें किसी भी चीज का निर्धारण करना होता है तो हम हमेशा पहले एक की बात करते हैं। ये हम कक्षा 11 से सीख रहे हैं कि जैसे 1 सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, 1 सेकंड में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। तो हम एक पर करते हैं हमेशा गणनाएं जो है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 कूलाम आवेश लिया और उस 1 कूलाम या एकांक धनावेश को हमने किसी अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखा। अब मैं यहाँ पर मान लो एकांक धनावेश को रखता हूं और एकांक धनावेश को यहाँ रखने से वह इससे दूर भागा, तो वह जिस पथ पर चला उसी पथ को कहते हैं विद्युत बल रेखा। तो विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं? किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर चलता है उस पथ को ही विद्युत बल रेखा कहते हैं। हाँ, अगर यहाँ कोई माइनस क्यू चार्ज होता प्लस क्यू की जगह, जैसे ये प्लस क्यू लिया हमने, अब प्लस क्यू की जगह यदि माइनस क्यू लिया हुआ होता तब क्या होता? तब तो एकांक धनावेश उसकी ओर जाएगा। अभी तो एकांक धनावेश दूर गया, क्यों? क्योंकि ये प्लस था और ये भी धनावेश यानी प्लस। लेकिन यदि यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तब एकांक धनावेश माइनस की ओर जाएगा। तो हमें दोनों समय जब विद्युत बल रेखा बना रहे हैं, चाहे प्लस क्यू के लिए बनाए या माइनस क्यू के लिए, दोनों ही समय हमें क्या करना है? एकांक धनावेश का ही उपयोग करना है। हमने कॉमन ले लिया कि एकांक धनावेश जिस पथ पर चलेगा हम उसी पथ को क्या कहेंगे? विद्युत बल रेखा। हालांकि ये काल्पनिक रेखाएं हैं, केवल कल्पनाएं की गई है, लेकिन ये अध्ययन को आसान बना देती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इजी बना देती है, इसलिए इनकी कल्पनाएं की गई है। और इसकी कल्पना करने के लिए हमने आधार किसको माना है? एकांक धनावेश को। तो माइनस क्यू चार्ज है, उसके विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश उसकी ओर जाएगा, तो हम बल रेखाएं अंदर की ओर बनाएंगे। और यदि प्लस क्यू चार्ज है तो बल रेखाएं किधर बनेगी? बाहर की ओर निकलती हुई, क्योंकि प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा और यहाँ प्लस और माइनस में आकर्षण होगा। तो एक सवाल और हो सकता है कि हमने यहाँ पर धनावेश ही क्यों लिया, हम एकांक ऋणावेश भी ले सकते थे। तो जब भी आपको कोई कॉमन लेना है, किसी चीज को आधार बनाना है, तो धनावेश ही आधार बनाया जाता है। उसका कारण ये है कि जो धनावेश होता है, जैसे आपके पास कोई संख्या है, मान लो 10, अब यदि आपको इसको 1 की गुणा करनी पड़े तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 10 × 1 = 10। लेकिन यहाँ आपको 1 की जगह यदि -1 की गुणा करनी पड़े तो क्या होगा? वो 10 × -1 = -10 हो जाएगा। यानी +1 ने इसके चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं डाला।
लेकिन -1 ने प्लस को माइनस कर दिया, तो प्लस परिस्थितियों को नहीं बदलता है, लेकिन माइनस बदल देता है। माइनस क्या कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा। इसलिए हमने क्या किया, एकांक धनावेश लिया। तो परिभाषा हो गई कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है उस पथ को विद्युत बल रेखा कहते हैं। फिर हेडिंग आएगी विद्युत बल रेखा की परिभाषा के बाद विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। तो गुणधर्म में पहला गुणधर्म भी हो गया अपने पास में उपलब्ध। हम क्या लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 में कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर की ओर निकलती है, जबकि ऋणावेश में अंदर की ओर प्रवेश करती है। ऐसे पॉइंट नंबर 1 लिख करके 2 डायग्राम बना देंगे। एक में हो जाएगा +Q जिससे विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हुई, एक हो जाएगा -Q जिसमें विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हुई। तो गुणधर्म में पहला पॉइंट हो गया। फिर पॉइंट नंबर 2 है विद्युत बल रेखाएं सतत होती है। सतत मतलब होता है लगातार। तो सतत क्यों होती है, यानी लगातार क्यों होती है, ये ऐसे असतत क्यों नहीं हो सकती डैश डैश के रूप में। तो ये सतत क्यों है, क्योंकि ये है क्या, ये है कि एकांक धनावेश जिस पथ पर चला उस पथ को हमने कह दिया विद्युत बल रेखा। जैसे आपके पास यदि कोई Q आवेश है और उसके विद्युत क्षेत्र में आपने एकांक धनावेश को मान लो स्याही में डुबाया और यहाँ रख दिया और वह एकांक धनावेश इससे दूर दौड़ गया, तो इस पथ को हमने कह दिया विद्युत बल रेखा। अब वह एकांक धनावेश सीधा सीधा दौड़ेगा, वह कूद कूद कर नहीं जाएगा। यदि वह ऐसे कूद कूद कर जाता तब तो क्या होता, असतत बल रेखा प्राप्त हो जाती। लेकिन एकांक धनावेश एक सरल रेखा में या सीधी रेखा में गति करता है, मतलब कूद कूद के गति नहीं करता है, इसलिए विद्युत बल रेखाएं सतत होती रहो। मैं शॉर्ट में डायरेक्ट पॉइंट इतना ही लिखना है कि विद्युत बल रेखाएं सतत होती है, अर्थात लगातार होती है, वे असतत रूप में नहीं पाई जाती है। 2 पॉइंट हो गए विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म में। पॉइंट नंबर 3 है विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र में होती है। खुले वक्र का मतलब होता है यदि आप किसी बिंदु से एक लाइन स्टार्ट करो और वह घूमती हुई यदि वापस उस बिंदु तक नहीं आती है तब वह खुला वक्र है। यदि यह घूमती हुई वापस उस बिंदु तक कैसे भी करके आ जाए तो वह क्या कहलाएगा, एक बंद वक्र। तो यहाँ क्या है, यदि +Q चार्ज से बल रेखा निकली तो वह वापस +Q पर कभी नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये बल रेखा क्या है, ये तो है एकांक धनावेश का पथ। तो क्या एकांक धनावेश इस प्लस की ओर घूमकर वापस कभी आ सकता है, नहीं आ सकता। तो इसका मतलब बल रेखा बंद वक्र में नहीं हो सकती, तो इसलिए हमेशा किस में होगी, खुले वक्र के रूप में। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 1 था ये बल रेखाएं प्लस से निकलती है माइनस में प्रवेश करती है। पॉइंट नंबर 2 बल रेखाएं सतत होती है अर्थात लगातार होती है। पॉइंट नंबर 3 हो गया विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती है। अब पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है, देखो ये जिधर बल रेखाएं जाती है हम उसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा। जिधर भी जाएगी, अगर ये +Q से दूर जाती है तो हम कहेंगे कि उसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा उससे दूर है। अगर हम -Q की बात करें तो उसके लिए बल रेखाएं उसकी ओर आती है तो हम कहेंगे उसके विद्युत क्षेत्र की दिशा उसकी ओर है। अब बल रेखाएं किसी स्थान पर ऐसे मुड़ी हुई भी हो सकती है, लेकिन किसी भी चीज की दिशा कोई भी हो, दिशा कभी भी मुड़ी हुई नहीं हो सकती, दिशा कभी भी मुड़ी हुई नहीं हो सकती। जैसे यदि आप यहाँ बैठे हैं, आपका नाम है A और B यहाँ बैठा है, आपसे पूछा गया B किस दिशा में है तो आप इस दिशा में बताएंगे। अब B यदि यहाँ से घूमता हुआ यहाँ पहुंच गया, अब आपसे पूछा जाए यदि कि B कहाँ है तो आप ये दिशा बताएंगे, यानी दिशा आपकी एक सरल रेखा में ही होगी।
अगर बी यहाँ है तो आप कहेंगे बी ये रहा। तो डायरेक्शन हमेशा एक सरल रेखा में ही हो सकती है। तो इसलिए यदि किसी स्थान पर विद्युत बल रेखा ने कर्व ले लिया, यानी एकांक धनावेश ऐसे मुड़ गया, लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं मुड़ेगी, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि किसी भी बिंदु पर, जैसे ये विद्युत बल रेखा है, तो इसके किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो बल रेखा पर खींची गई एक स्पर्श रेखा होगी। स्पर्श रेखा क्यों? क्योंकि ये मुड़ गई और हमें डायरेक्शन सीधी दिशा में बतानी है। जा तो इधर ही रही है, भले ये मुड़ गई हो, लेकिन जा तो इसी दिशा में रही है। इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा। ये है विद्युत क्षेत्र की दिशा, जिसे विद्युत क्षेत्र को ई वेक्टर से व्यक्त करते हैं। वेक्टर क्यों? क्योंकि ये सदिश है। वो क्यों है वो अभी हम अगला टॉपिक अपने देखो आज की हेडिंग में विद्युत क्षेत्र भी है, तो हम उसमें पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पॉइंट नंबर 4 क्या हो गया कि विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ये पॉइंट नंबर 4 हो गया। फिर पॉइंट नंबर 5 है, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं बन जाती है, जो कि संभव नहीं है। क्या है इसका मतलब? देखिए कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। जैसे मान लो कि ये दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट गई, तो इसके काटने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर विद्युत बल रेखा कब बनती है? ये विद्युत बल रेखा बनी, इसका मतलब है कि यहाँ से कोई न कोई एकांक धनावेश गया है। ये विद्युत बल रेखा बनी, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ से कोई न कोई एकांक धनावेश गया है। तो यदि मैं एकांक धनावेश को मान लो यहाँ रखता हूं तो वो ऐसे चला गया, और एकांक धनावेश को यहाँ रखता हूं तो वो ऐसे चला गया। लेकिन अगर मैं यहाँ रखूं तो वो किधर जाएगा? इधर जाएगा या इधर जाएगा? तो यहाँ फिर उसको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा संभव नहीं है कि दो विद्युत बल रेखाएं काट जाए। उसके पास स्वतंत्रता थोड़ी ना है कि वो मर्जी हुई तो उधर जाएगा, मर्जी हुई तो इधर जाएगा, ऐसा नहीं। अब ये जो कटान बिंदु है, यहाँ विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं बन रही है। इस बिंदु पर देखो, ये जो विद्युत बल रेखा है उसकी स्पर्श रेखा इधर की ओर बता रही है विद्युत क्षेत्र, और इसकी स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र इधर की ओर बता रही है। तो विद्युत क्षेत्र है कहाँ पे इस बिंदु पर? इधर या इधर? तो इसका मतलब यह पॉइंट संभव नहीं है। तो यह पॉइंट संभव नहीं है, इसका क्या तर्क हुआ कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं बन जाती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गए विद्युत बल रेखा के 5 गुणधर्म। तो अपनी अगली हेडिंग भी कंप्लीट हुई। वो हेडिंग थी विद्युत बल रेखा व उसके गुणधर्म। अब विद्युत बल रेखा व उसके गुणधर्म में विद्युत बल रेखा की डेफिनेशन थी विद्युत क्षेत्र के किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है उस पथ को ही हमने क्या कहा? विद्युत बल रेखा। फिर उसके 5 गुणधर्म थे, जिसमें नंबर 1 पॉइंट हमने क्या लिखा है कि किसी भी धनावेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है, जबकि ऋणावेश में प्रवेश करती है। फिर पॉइंट नंबर 2 हमने लिखा कि विद्युत बल रेखाएं सतत होती है, यानी लगातार होती है, क्योंकि एकांक धनावेश कूद कूद कर गति नहीं कर सकता है। ऐसा लिखना नहीं है, बस हमें इतना ही लिखना है कि विद्युत बल रेखाएं सतत होती है। पॉइंट नंबर 3, विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र में होती है। क्यों? क्योंकि वो जिस आवेश से निकली है वो घूमकर कभी वापस उस आवेश पर नहीं आ सकती, इसलिए वह खुले वक्र में होती है। फिर अगला पॉइंट है कि विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। कोई भी विद्युत बल रेखा है, यदि हम उस पर स्पर्श रेखा खींचे तो वह विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था? दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती,
क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं बन जाती है, जो कि संभव नहीं है। तो आज दो टॉपिक हो गए हैं, एक हो गया कूलाम्ब बल और दूसरा विद्युत बल रेखा। अब अगला पॉइंट हम लेते हैं विद्युतशीलता। इसी के साथ हम पढ़ लेंगे परावैद्युतांक, छोटा सा टॉपिक है। विद्युतशीलता, विद्युतशीलता का मतलब होता है बल रेखाओं के प्रवाह में उत्पन्न बाधा। देखो आपने कक्षा 10 में पढ़ा है, धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं, वो था विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा। विद्युतशीलता होती है विद्युत बल रेखाओं के प्रवाह में उत्पन्न बाधा। ये बाधा कौन उत्पन्न करेगा? ये बाधा उत्पन्न करेगा माध्यम, यानी जो आवेश जिससे बल रेखाएं निकल रही है वो कौन से माध्यम में, वह पानी में है, वायु में है या किस में है, किसी और में है। जैसा माध्यम होगा उसके अनुसार अलग अलग विद्युतशीलताएं होगी, यानी अलग अलग बाधाएं होगी। तो विद्युतशीलता की परिभाषा में हम क्या लिखेंगे? विद्युत बल रेखाओं के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को विद्युतशीलता कहते हैं। अब निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान हम पहले लिख चुके हैं, यानी निर्वात द्वारा जो बल रेखाओं के प्रवाह में बाधा उत्पन्न की जाएगी उसका मान है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, जो हमने पहले पढ़ा है। एप्सिलॉन नॉट पहले आ चुका है अपने, वो थी निर्वात की विद्युतशीलता। अब यदि कोई भी माध्यम आया तो उस माध्यम में कुछ न कुछ कण होंगे, कुछ न कुछ कोई ना कोई अणु पाया जाएगा, तो उसमें बल रेखाओं के प्रवाह में उत्पन्न जो बाधा है वह निर्वात की तुलना में ज्यादा होगी किसी भी माध्यम में। तो यहाँ पर निर्वात के लिए जो विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कोई भी माध्यम आ गया, जैसे मान लेते हैं यहाँ ये एक माध्यम है निर्वात, यहां से उठाकर हम इस Q आवेश को किसी अन्य माध्यम में ले गए, निर्वात से उठाकर माध्यम में ले गए, और माध्यम में ले जाने से बल रेखाओं के प्रवाह में बाधा मान लेते हैं 3 गुना हो गई। तो फिर निर्वात में तो था एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता का मान, माध्यम में कितना हो जाएगा? 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये मानना है हमने 3 गुना हो गई, कुछ भी हो सकता है। 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गई? माध्यम की विद्युतशीलता, यानी एप्सिलॉन m। तो यहाँ माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की कितने गुना है? 3 गुना। तो ये जो अंक है, ये अंक यहाँ यदि इस माध्यम के लिए यह 3 है तो हम कहेंगे यह इस माध्यम का परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक, देखो पीछे अंक आता है इसमें, परावैद्युतांक, यानी परावैद्युतांक क्या है? देखो यहाँ साथ में 2 डेफिनेशन एक साथ खत्म हो रही है, एक तो विद्युतशीलता और दूसरा परावैद्युतांक। विद्युतशीलता तो हो गई बल रेखाओं के प्रवाह में उत्पन्न बाधा। अब परावैद्युतांक क्या है? तो ये एक ऐसा अंक है जो यह बताता है कि माध्यम की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन m निर्वात की विद्युतशीलता के कितने गुणी है। यदि परावैद्युतांक 3 है तो हम कहेंगे माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता का 3 गुना है। यदि 5 है परावैद्युतांक तो हम कहेंगे विद्युतशीलता 5 गुना है। कुल मिलाकर ये एक ऐसा अंक है जो यह बताता है कि माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता के कितने गुना है। अब ये कुछ भी हो सकता है, 3, 5, 7, 8 कुछ भी, तो हम इसको एक सिंबल दे देते हैं। उस सिंबल को व्यक्त किया जाता है एप्सिलॉन r से। तो एप्सिलॉन r क्या है? परावैद्युतांक। तो हम इसकी परिभाषा में ये भी लिख सकते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता के जितने गुना होती है उस गुणांक को ही परावैद्युतांक कहते हैं। या हम ये भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन r बराबर, देखो क्या होगा फॉर्मूला, एप्सिलॉन m बट्टा एप्सिलॉन नॉट। इससे फॉर्मूला क्या बनेगा? एप्सिलॉन m बट्टा एप्सिलॉन नॉट।
तो एक परिभाषा ये भी हो सकती है कि माध्यम की वैद्युतशीलता व निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात ही क्या कहलाता है, परावैद्युतांक। समझने के लिए ज्यादा अच्छी परिभाषा वह है कि किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता निर्वात की वैद्युतशीलता का जितने गुणा होती है वह गुणांक ही परावैद्युतांक कहलाता है। यह परिभाषा लिख करके हम अगली लाइन में ये भी लिख सकते हैं कि माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात ही परावैद्युतांक कहलाता है। अब यदि एक माध्यम है उसका परावैद्युतांक मान लेते हैं 5 है और दूसरे माध्यम का परावैद्युतांक 7 है, तो कौन सा माध्यम ज्यादा बाधा उत्पन्न करेगा? ये माध्यम। क्यों? क्योंकि इसका परावैद्युतांक ज्यादा है। किसमें बाधा उत्पन्न करेगा? विद्युत बल रेखाओं के प्रवाह में। मतलब उसमें विद्युत बल रेखाएं जिसमें परावैद्युतांक ज्यादा है वहां विद्युत बल रेखाएं ज्यादा दूरी तक नहीं जा सकती। वो विद्युत क्षेत्र उसका छोटा होगा, वो कम दूरी तक ही फैलेगी। जिसमें परावैद्युतांक कम होगा उसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा दूरी तक फैला हुआ होगा। यहाँ अब एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कि एक धातु के लिए, कोई भी धातु यानी चालक, जैसे तांबा, सोना, चांदी, ये चालक पदार्थ, ये धातुएं हैं, इनके लिए विद्युतशीलता का मान अनंत होता है। मतलब कि ये विद्युत बल रेखाओं को अपने में से गुजरने ही नहीं देती। यदि आपके पास एक धातु का टुकड़ा है, यदि एक धातु का टुकड़ा है, यहाँ आपने आवेश रख दिया और इस आवेश से बल रेखाएं निकली, तो ये धातु को पार नहीं कर सकती। मतलब इसके अंदर, धातु के अंदर कभी बल रेखाएं प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि इसकी वैद्युतशीलता का मान अनंत होता है। तो धातु के अंदर कभी भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो प्रश्न ऐसे एक लाइन में पूछा जा सकता है कि धातु के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, तो आंसर होगा 0। परिस्थितियां कुछ भी दे सकते हैं कि एक धातु है उसके बाहर ही आवेश पड़ा है, या धातु है उसकी सतह पर आवेश पड़ा है, भीतर विद्युत क्षेत्र कितना है, चाहे आवेश कहीं पे भी पड़ा हो, अपना आंसर होगा भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, क्योंकि अंदर बल रेखाएं जा ही नहीं सकती, विद्युतशीलता का मान अनंत है। सीधा सीधा प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक धातु के लिए वैद्युतशीलता का मान कितना होता है, या एक धातु के लिए परावैद्युतांक कितना होता है, तो आंसर क्या होगा, अनंत होता है। अब यहाँ देखो, अभी हमने कूलाम बल पढ़ा, F बराबर क्या आया था, K(Q1Q2)/r²। ये K एक नियतांक है, लेकिन माध्यम बदलने पर यह भी बदल जाता है। इसका मान 9×10⁹ था, केवल कब तक, जब तक निर्वात की बात हो। अब यदि आपको ये कह दिया जाए कि दो आवेश Q1 और Q2 निर्वात में स्थित है, अब यदि इन Q1 और Q2 को उठाकर पानी में रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले कूलाम बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ऐसा प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि इन आवेशों के बीच, पहले तो निर्वात था तो मान लेते हैं बल था F, अब यहाँ इनके बीच आ गया पानी, अब बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब बल बढ़ेगा या घटेगा या उतना ही रहेगा। तो यहाँ चेंज क्या हुआ है, आवेश वही है, यानी Q1 और Q2 चेंज नहीं हुए हैं, बीच की दूरी वही है, यानी R चेंज नहीं हुआ है। तो क्या K चेंज हुआ है? यदि K चेंज नहीं हुआ है तब तो हम कह देंगे F भी नहीं हुआ है, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं हुआ तो F भी क्यों होगा। लेकिन अब हमें चेक करना है कि क्या K चेंज हुआ है, तो K डिपेंड करता है माध्यम पर। माध्यम बदल गया तो K भी बदल गया। F और K एक दूसरे के हैं समानुपाती। यदि K बढ़ चुका है तो F भी बढ़ेगा, यदि K घट चुका है तो F भी घटेगा। अब हम K को चेक करते हैं कि इस पर क्या प्रभाव पड़ा।
तो ये है 1/4πε0, यानी ये विद्युतशीलता के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ निर्वात से पानी हुआ है, यानी विद्युतशीलता के मान में वृद्धि हुई है, क्योंकि कोई भी माध्यम आएगा तो उसमें बाधा निर्वात की तुलना में ज्यादा होगी। इसका मतलब यहाँ विद्युतशीलता बढ़ी है। तो यदि विद्युतशीलता बढ़ी है तो के मान में क्या आई है, कमी आई है, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ये बट्टा में बैठा है, अगर ये बढ़ गया है तो के मान में कमी आई है, और के मान में यदि कमी आई है तो फिर F के मान में भी कमी आई है। तो हम क्या कहेंगे कि इन आवेशों को पानी में रखने से कूलाम बल के मान में क्या हो गई, कमी हो गई। अब इसको यदि हमें विस्तृत रूप में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R², K का मान 1/4πε0, ये मान यहाँ रख देंगे। तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये K का मान यहाँ रख दिया, तो F बराबर हो गया 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये कॉपी में लिखने का बस तरीका बता रहा हूँ मैं कि आप ऐसे लिख सकते हैं इस सवाल को। अब इसके आगे हम क्या कहेंगे कि यहाँ Q1 Q2 व R कांस्टेंट है, यानी बदल नहीं रहे, तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा ε0 के, यानी विद्युतशीलता के। तो हम अगली लाइन में लिख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल ε0 यानी विद्युतशीलता के। क्योंकि यहाँ निर्वात से पानी बन चुका है माध्यम, इसलिए विद्युतशीलता बढ़ी है, अतः बल के मान में कमी आएगी। तो ये एक सवाल हो गया जो इस पर पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट अगला जो है हेडिंग, वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज की लास्ट हेडिंग होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, देखिए कोई भी आवेश है उसके चारों ओर हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र पाया जाता है। अब वो कितना तीव्र है, यानी उसकी तीव्रता कितनी ज्यादा है, तो तीव्रता किससे है, किससे मतलब है, ये अपनी तीव्रता कैसे शो करेगा, ये किसी को धक्का दे करके या खींच करके। मतलब आप यदि यहाँ कोई आवेश लेके जाते हैं और उसको धक्का लगा उस आवेश को, तो वो अपनी तीव्रता बल से व्यक्त करेगा। अब देखो हम मान लेते हैं कि यहाँ दो प्रकार के आवेश हैं, Q1 और Q2। एक इसका विद्युत क्षेत्र, दूसरा है इसका विद्युत क्षेत्र। हमें ये पता करना है कि इसकी तीव्रता कितनी है, इसकी तीव्रता कितनी है। तो एक आवेश है, यह आवेश, यह पहले इसमें गया और इसको धक्का दिया गया, यानी यहाँ से ये R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर जाकर के बैठा और उसको धक्का दिया गया। फिर यही आवेश इसमें R दूरी पर स्थित बिंदु पर जाकर बैठा और धक्का दिया गया। जहाँ ज्यादा धक्का मिला, ज्यादा बल लगाया गया, हम कहेंगे उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है। तो कितनी है, उसका मान क्या निर्धारित करें। तो फिर जब मान निर्धारित करना था तब हमने फिर लिया यहाँ पर 1 कूलाम, कि 1 कूलाम आवेश को आप विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लेके जाओ, उस बिंदु पर जितना बल लगता है उस बल को ही हम कह देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी उस क्षेत्र की तीव्रता। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होगी कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने पर उस बिंदु पर लगने वाला बल ही उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तीव्रता बिंदु के लिए है, मतलब उस बिंदु पर यदि देखो हम 1 कूलाम ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यदि आप 1 कूलाम ले जा करके यहाँ रखते हैं और 1 कूलाम पर मान लेते हैं 20 न्यूटन बल लगा, तो हम उसको तीव्रता कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि 1 कूलाम को यदि मैं यहाँ रखता हूँ तो 20 न्यूटन का बल लगता है। तो अब यदि मैं 5 कूलाम रखूं तो कितना लगेगा, 20 × 5 बराबर 100 न्यूटन का बल लगेगा। 3 कूलाम रखूं तो
20 इंटू 3 बराबर 60 न्यूटन का बल लगेगा। तो अब एक कूलाम को ले जा करके चेक करने से हम सबका पता कर सकते हैं, इसलिए हम एक कूलाम लेके गए। और एक कूलाम ने जो हमें संख्या दी कि ये 20 न्यूटन, ये महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि अब इससे 3 बिना जाए ही पता कर सकता है। 3 कूलाम यह पता कर सकता है कि यदि मैं अब जाऊं तो मेरे पर कितना बल लगेगा। एक पर लगा 20 तो मेरे पर लगेगा 20 इंटू 3 यानी 60। तो एक ने जो संख्या बताई वो महत्वपूर्ण हुई, इसलिए हमने इसको नाम दिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे है ये बल, लेकिन किस पर लगने वाला, केवल एक कूलाम पर। यदि यहाँ एक कूलाम पर 20 न्यूटन लगा है तो सब पर 20 नहीं लगेगा, केवल एक के लिए 20 है एक बल, लेकिन विशेष है। क्यों? क्योंकि हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसी और आवेश को लाया जाए तो उस पर कितना बल लगेगा। तो यह विशेष होने के कारण उसको अलग से नाम दिया गया है। वह नाम क्या दिया गया है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यदि मैं यहाँ पर एक कूलाम आवेश ना हो, अब मेरे पास मान लो 10 कूलाम आवेश है, तो मैं तीव्रता कैसे ज्ञात करूं? तो अब देखो, मैं यहाँ 10 कूलाम आवेश को ले जाऊंगा, मान लेते हैं उस पर बल लगा 200 न्यूटन। तो 10 कूलाम पर लगा बराबर 200 न्यूटन, तो एक पर कितना लगेगा? 200/10 यानी 20। तो आपके पास यदि 10 कूलाम है तो भी तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, जरूरी नहीं है एक कूलाम ही हो। लेकिन तीव्रता क्या होगी? तीव्रता वही होगी कि एक कूलाम आवेश पर कितना बल लगेगा। आप 10 ले गए, 200 लगा, एक पर कितना लगा? 20। उसको क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 10 की जगह मान लो आप Q लिख दो। Q कूलाम आवेश को ले गए, बल लगा F, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है इसलिए हमने Q लिखा है और F लिखा है। तो Q को ले गए, बल लगा F, तो एक पर कितना लगेगा? F/Q। इसी को ही हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर F/Q इसका फॉर्मूला है। अब यह एक सदिश राशि है, तो यह सदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि यह एक प्रकार का बल है। यह क्या है? एक प्रकार का बल, एक कूलाम पर लगने वाला बल। बल एक सदिश राशि है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है। वैसे सदिश और अदिश हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो वहाँ डिस्क्राइब किया गया था कि बल सदिश है, अदिश है। तो बल सदिश है, F वेक्टर होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हुई? सदिश राशि। इसलिए सदिश रूप में हम लिख सकते हैं E वेक्टर बराबर F वेक्टर/Q। तो आज के टॉपिक हो गए। सबसे पहले हमने पढ़ा कूलाम बल, उसके बाद विद्युत बल रेखाएं व उसके गुणधर्म, फिर विद्युतशीलता और पराविद्युतांक, और ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आगे की क्लास कल देखते हैं।